चलिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हाल चाल आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जो बच्चे इस बार 12th क्लास के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और जिनका सब्जेक्ट है जनाब हिस्ट्री यानी इतिहास, तो उन विद्यार्थियों के लिए घबराने की बात नहीं है। हम फिर से आपके लिए टॉप 10 वाला जो क्वेश्चन का जो सीरीज था वो लेकर के आ गए हैं और ये आपका हिस्ट्री का 10वां सीरीज है। और ऐसे सीरीज हम आपके लिए लेकर के आते हैं कि जिन सीरीज में जो प्रश्न होते हैं वो एकदम वीवीआई टाइप के प्रश्न होते हैं जो कि बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए। तो चलिए ऐसे सीरीज के 10वें सीरीज के पहले प्रश्न को हम लोग देखें। तो ये आपके सीरीज का पहला प्रश्न। आज का जो सीरीज है वो बहुत महत्वपूर्ण है, सभी सीरीजों में बात कर ले तो एकदम अलग होने वाला है। रीजन ये है कि आज का जो सीरीज का जो प्रश्न है वो ज्यादातर प्रश्न जो होंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री से होंगे। तो चलिए ध्यान से देखेंगे। इतिहास के भाग 3 के बुक्स के लिए गए क्वेश्चन है, देखते हैं कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है कि मिर्जा गालिब, नाम सुने ही होंगे इनका, मिर्जा गालिब के लिए कौन सा उत्तर सर्वाधिक ठीक है। याद रखेंगे सबसे ज्यादा जो मिर्जा गालिब के संदर्भ में जो लाइन है उनको आप चुनना है, कौन से कथन सही होंगे। पहले ऑप्शन है कि वह इस्लाम का प्रचारक था, दूसरा वह एक प्रसिद्ध शायर था, और तीसरा वह सूफी संत तथा योद्धा सिपाही था, और तीसरा है कि वह एक विख्यात पत्रकार था। चलिए 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही चूज के और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मिर्जा गालिब जो है उनकी ख्याति किस मामले में थी। सबसे पुख्ता जो है वो जानकारी आपको देना है। तो सही जवाब की अगर हम बात कर लेंगे, बाकी जो नए बच्चा हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए कि और एक पेज ले लीजिए, आप पेज पे ए बी आप लिखिए कि कौन सही है, और एक पेज के दूसरे तरफ लिखिए मेरा आंसर कि हमने क्या ये भी लगवाया, और आप लास्ट में कंपेयर करके आप बताइएगा कि 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही है। चलिए तो फर्स्ट का अगर ए की सही आंसर की बात कर लेंगे तो बी ऑप्शन एकदम राइट होगा। मिर्जा गालिब जो है इनकी प्रसिद्धि, सबसे ज्यादा जो प्रसिद्धि है वो एक शायर के रूप में है। याद रखेंगे तो मिर्जा गालिब एक प्रसिद्ध शायर है। मिर्जा गालिब के कई शायर जो है वो एकदम पूरा सुपरहिट है, आप गूगल वगैरह पे सर्च कर लीजिएगा, उनकी प्रमुख शायरी आपको सुनने को मिल जाएगा। चलिए ध्यान से सुनेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा टाइप का इसका ऑप्शन है, हालांकि इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी सभी प्रश्नों पे हम आपको एक बार रियाज करा दें। चलिए थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा हमें, ये ध्यान दीजिए। चलिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा भी छोटा आपको नहीं लगेगा। चलिए ध्यान सुनेंगे। कहते हैं कि दक्षिण भारत के 2 प्रसिद्ध शहर, एक शहर जिसका नाम है मदुरई और एक आपका कांचीपुरम में ध्यानाकर्षक विशेषता क्या होती है। अगर हम दक्षिण भारत के 2 शहरों के ऊपर में अगर हम ध्यान दें, जिसमें हम मदुरई पे और कांचीपुरम पे अगर ध्यान आकर्षित करते हैं, तो इस समय आपको बताना है कि इस शहर की जो विशेषता है वो क्या रही। एक तो पहला ऑप्शन आपके सामने है कि इसमें मुख्य केंद्र मंदिर तथा महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे, जिसके कारण ही ये कांचीपुरम और मदुरई जैसे शहरों का डेवलपमेंट हो पाया। दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ तुर्क आक्रमणकारी तथा विदेशी संस्कृत प्रचारक बड़ी संख्या में बसे हुए थे, ये आपको है। तीसरा ऑप्शन है कि यहाँ प्रायः यानी हमेशा विश्व के प्रमुख धर्मों के धार्मिक त्योहारों का मेल लगा करते थे, यानी आप समझिए मेला लगा करते थे। ठीक है, ये मिस्टेक होगा वर्डिंग, मेला लगा करते। चौथा ऑप्शन है आपके सामने कि समाज और शहरों के लोग समय समय साहित्यिक गोष्ठियां आयोजित किया करते थे। तो ये आपके सामने 4 प्रश्न है। अगर जो बच्चे बुक पढ़े होंगे बिल्कुल बढ़िया से जानते हैं कि दक्षिण भारत के ये 2 शहर जिसमें कांचीपुरम और आपका मदुरई आते हैं, इन शहरों के विकास का मुख्य कारण यही था कि ये याद रखेंगे ये मंदिर का एरिया है। यहाँ का मुख्य कारण देखें तो इसमें मुख्य केंद्र में मंदिर है आपके, और इस मंदिर के कारण हम बताए थे आपको कि व्यापारिक गतिविधियां जो हैं वो ज्यादा ही बढ़ गए थे। सारे वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा रखे हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के पास में फूल वगैरह ये सब बिकना, अलग अलग तरह के नारियल उड़ियल ये सब व्यापारिक गतिविधियां जोर शोर देना, तो काफी सारे लोग जो है इधर अच्छे इनकम को देखते हुए अलग अलग प्रांत के क्षेत्रों से इधर आए थे। तो मुख्य रीजन यही होगा मंदिर और व्यापारिक केंद्र। ठीक है,
तो वहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा जनाब? 1 मिनट, ऑप्शन ए ऑप्शन ए ही आपका सही होगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं बिल्कुल। चलिए ध्यान से सुनेंगे। दक्कन दंगा आयोग गठित हुआ। दक्कन दंगा आयोग जो है वो कब गठित हुआ? 1875, 1880, 1885, 85, 1890। सही जवाब बताइए कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ। मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत बढ़िया हिस्ट्री है, दक्कन दंगा आयोग पढ़िएगा, इसके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ा रखे हैं, ऐसे कहानी के रूप में पढ़ा है। उस कहानी को सुनिएगा, अगर शॉर्ट वीडियो वगैरह बना दीजिएगा एकदम वायरल चल जाएगा। सर बात ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 1875 दक्कन दंगा आयोग, अभी आप याद कर लीजिए। बाकी जो लोग नोट्स लिए हैं पीडीएफ ले करके और वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हैं उनको विशेष जानकारी होगा कि किस तरह से साहूकारों की झोपड़ियां जो है वो किसान लोग आक्रोश में आकर के जला दिए थे, उसके मकानों को घेर कर करके चारों तरफ से आग लगा दिए थे, और कितने पैसे जो है जमींदारों की नुकसान हुई थी। तरह तरह की तमाम तरह की बातें हम आपको पढ़ाएं। ठीक है, चलिए आगे हम देखें। 4 नंबर प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? बताइए। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे कि जय हिंद का नारा किसने दिया। आप सही आंसर लगा लीजिए। आप सुभाष चंद्र बोस ही जय हिंद का नारा दिए थे। ए ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो 4 के ए ऑप्शन सही है। बाकी वीडियो लेक्चर्स में बढ़िया से पढ़ाया गया है कि जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस कब दिए थे और क्यों दिए थे, उस समय क्या परिस्थितियां रही थी, तमाम तरह की चीजें आपको समझाए गए। चलिए 5वां नंबर प्रश्न है, एकदम सुपर हिट प्रश्न कह दीजिए, एकदम रसगुल्ला बर्फी जो कह दीजिए वो वाला ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट। ये आपके पॉलिटिकल का भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं और हिस्ट्री का तो ये इंपॉर्टेंट है ही। देखिए पॉलिटिकल में विभाजन से ये लिया गया चैप्टर है, हालांकि एनसीईआरटी इस पर विभाजन को हटा दी है, लेकिन प्रश्न आने की पूरी संभावना है, तो आपको घबराना नहीं है। फिल्म गर्म हवा के निर्माता कौन थे? फिल्म गर्म हवा का निर्माता बताना है, उसके डायरेक्टर कौन थे? ऋत्विक घटक है, एस सत्यु है आपके, या फिर गोविंद निहलानी है, या फिर राही मासूम रजा है। 4 ऐसे लोगों का नाम है, इसमें से कोई एक को चूज करिए जो फिल्म गर्म हवा का निर्माता है। फिल्म गर्म हवा का नाम शायद आप नहीं सुने होंगे, तो सुन लीजिए आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है। आप इस फिल्म को देख सकते हैं, हालांकि आज के ज़माने के बच्चों को देखने में मज़ा नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ी सी ब्लैक एंड वाइट टाइप के आपको दिखेंगे। ये फिल्म विभाजन को बाखूबी ढंग से दर्शाई है कि जब देश विभाजन हुआ था कैसे लोग अपने घर बार को छोड़ छाड़ के लोग अपने ही घर से इधर उधर हो रहे थे, मार काट हिंसा इन सब को। तो इधर के भी इसका एक प्रमुख डायलॉग हम आपको सुना देते हैं। हर शहर में शमशान यहाँ भी था वहाँ भी। हम यहाँ पे इंडिकेट करके बता रहे हैं कि पाकिस्तान की भी बातें चल रही है और हिंदुस्तान, दोनों तरफ में जो है वो मार काट हिंसा हुआ, चीता वगैरह चल रही है, उसके लेकर के कि हर शहर में शमशान वहाँ भी था यहाँ भी था, ना कोई गीता का सुनता ना कोई कुरान की। मतलब जो हिंदू वाले हैं ना, जो अपने आप को कहते हैं कि ये, तो उनके यहाँ भी तो कुरान में अच्छी अच्छी बातें हैं ना कि मार काट ये नहीं होनी चाहिए, वही कर रहा है। और कुरान में भी काफ़ी, कुरान शरीफ में भी बहुत बढ़िया बढ़िया बातें लिखी गई है। अमानवता जैसी कोई किसी भी धर्म में ये चीज़ें नहीं होती। तो वही कह रहे हैं कि हर शहर में शमशान वहाँ भी था यहाँ भी, ना कोई गीता की सुनता और ना कोई कुरान की सुनता, हैवान था इंसान वहाँ भी था यहाँ भी। इधर भी लोगों का दिक्कत है और उधर भी लोग का दिक्कत है, समझे बात। उसमें से कुछ चंद हिंदू भी खराब आदमी थे और कुछ चंद मुस्लिम भी खराब आदमी थे। कुछ कट्टर लोगों के कारण ये हिंसा बहुत तेजी से बढ़ गई। बाकी कुछ जो अच्छे अच्छे लोग थे उसमें बहुत सारे मुस्लिम थे जो हिंदुओं का जान बचा रहे थे, और जो हिंदू थे वो मुस्लिमों का जान बचा रहे थे। भाईचारे का भी प्रतीक उस समाज में था। ठीक है, चलिए खैर वो जो भी हो, विभाजन को अलग ढंग से समझना है हमें, ताकि ऐसा ना हो कि आप अगर मुस्लिम हो तो हिंदू के प्रति नफरत, और अगर आप हिंदू हो तो मुस्लिम के प्रति नफरत। ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ चंद ऐसे लोग थे, तो हम उनकी गिनती क्यों करें। चलिए ध्यान सुनेंगे। तो फिल्म गर्म हवा है और इसके जो फाइनल डायरेक्टर की बात कर लेंगे तो है एस सत्थु। शायद यहाँ पे SM सत्थु भी हो सकता है, हमें शायद मिस्टेक होगा टाइप करने के लिए, ये कर लीजिएगा आप लोग। SM सत्थु होगा, ये SS सत्थु होंगे, देख लीजिएगा आप एक बार, ठीक है, लेकिन सत्थु होंगे। और बाकी जो ऋत्विक घटक है वो अलग है, इनके बारे में भी हम लोग चलते हैं।
चलिए 5 मार्क के होगी आपका सही जवाब कौन सा, तो बी ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न, आ ही गया आपके सामने, बढ़िया सा प्रश्न है। कहते हैं कि मेढ़े ढाका तारा फिल्म के निर्माता कौन है। चलिए फलाने पहले वाला टिक लगा हुआ है, मेढ़े ढाका फिल्म के निर्माता कौन है। गोविंद निहलानी, ऋत्विक घटक, राही मासूम राजा और मासूम राजा, एम ए सत्थु। हाँ यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं एम ए सत्थु ये सही है, ठीक है। चलिए वहां पे हमें लग रहा था कि इससे सत्थु तो नहीं होगा, तो यहाँ पे सही जवाब की बात होगा। तो अगर फिल्म गर्म हवा की बात की जाएगी तो एम ए सत्थु हो जाएंगे, लेकिन मेढ़े ढाका तारा की बात कर लेंगे तो वो हो जाएंगे आपके ऋत्विक घटक, ठीक है। ये सारे की सारी एनसीईआरटी बुक्स की लाइनें हैं और यहाँ से प्रश्न भी आते हैं, और ऐसे प्रश्न आते हैं तो अक्सर बच्चे से छूट जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे ध्यान सुनेंगे। 7वें नंबर प्रश्न, एक सवाल प्राचीन भारत से आज होने वाला है और देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं। अशोक के कुल कितने अभिलेख मिले हैं। अशोक के कुल कितने अभिलेख मिले ये बताओ। 44, 13, 14 और इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया जल्दी से कि अशोक के कुल कितने अभिलेख मिले हैं। तो बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे तो अशोक के कुल 44 अभिलेख जो है वो अभी तक मिले हैं, जिसमें से बात कर लेंगे तो 14 वृहत अभिलेख है। याद रखेंगे 14 कैसे अभिलेख है, तो वृहत अभिलेख है बड़ा वाला भैया। इसमें से आप देखते होंगे 14 में से 13वां बड़ा जो अभिलेख है उसी अभिलेख में ये कलिंग युद्ध का वर्णन है। 261 ईसा पूर्व में जब कलिंग पे अटैक करता है, भीषण रक्तपात होता है और कैसे अशोक जो है वो हमेशा के लिए युद्ध का मार्ग त्याग करके और कौन सा मार्ग चुन लेता है, तो धर्म विजय का मार्ग। और 14 अभिलेख में यह भी है, 14वें अभिलेख में, कि वो अपने प्रजा को प्रेरित करते हैं धार्मिक जीवन बिताने के लिए, ठीक है। चलिए तो ये सारा का सारा एकदम राइट है आपका 7 का 44 अभिलेख इंस्क्रिप्शंस, यानी आपका 7वां के ये सही है, ठीक है। कुल 44 अभिलेख। अगर उसमें से कहता है कि बड़ा अभिलेख कौन है तो हो जाता है आपका सही जवाब कौन सा, तो वो हो जाता है आपका बड़ा अभिलेख भाई कितने हैं, तो 14। चलिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, 1910 में, 1911 में, 1912 में, 1914 में। बिल्कुल सही जवाब आपका अगर बात कर लेंगे तो 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। पहले गेटवे ऑफ इंडिया बना फिर इंडिया गेट, कई लोग को कंफ्यूजन हो जाता है। एक नंबर प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ना वो मुंबई में पड़ता है। याद रखेंगे समुद्र के किनारे वाला इलाका एकदम है, ये मुंबई में पड़ता है। और इंडिया गेट जो आप जानते हो, तो ये इंडिया गेट आप सब जान रहे होंगे कि ये दिल्ली में पड़ता है। याद देखेंगे इंडिया जो गेट है ये दिल्ली में पड़ता है, ये गेटवे ऑफ इंडिया के बाद बना था। ये याद रखेंगे, यहीं पे पास में इंडिया गेट के पास में राष्ट्रपति भवन भी है, ठीक है। और बाकी आप राष्ट्रपति भवन के बारे में जानते ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 के बी ऑप्शन एकदम क्या है, ज्यादा है। आपको 100 से भी ज्यादा प्रकार के अगर गुलाब देखना हो, केवल गुलाब की प्रजातियां, अलग अलग टाइप के गुलाब, ठीक है, तो आप राष्ट्रपति भवन के पास चले जाइए। वहां गार्डन में आपको बड़ा सुंदर नज़ारा मिलेगा, काफ़ी दूर से लोग आते हैं उस चीज़ों को देखने के लिए। चलिए जी, अब मात्र 2 ही प्रश्न है आज के सेशन का, और हमें लग रहा होगा कि कुछ प्रश्न आज के लिए हार्ड है। चलिए ये बताना आपको कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। याद रखिएगा, कौन से एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो व्यापारिक अधिकार था, एकाधिकार भी आप समझ सकते हो, इसको समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन है वो आपके सामने, 1777 का रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा 1784 का पिट्स है, यहाँ पे पिट्स लिखा हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट। तीसरा है 1813 का चार्टर्ड एक्ट, और चौथा है 1833 का चार्टर एक्ट। बताइए सर, फटाफट से जल्दी सही जवाब दीजिए। तो यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1813, ठीक है। 1813 अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा, जब आप क्रमवार से पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था कि भारत में एकाधिकार हासिल कर ली थी व्यापारिक चीजों को लेकर के। माने ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन में काफी सारी कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह और भी कंपनियां थी,
उसमें से ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ने भारत पर एकाधिकार मोनोपोली कर लिया था कि केवल भारत में हमारी ही कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनी ही ब्रिटेन से व्यापार करेगी। लेकिन आगे चल करके ये चीजें बताएंगे कि आखिर कौन से ऐसे वजह थे जिसके कारण 1813 का चार्टर्ड एक्ट आया और ईस्ट इंडिया कंपनी ही केवल भारत से व्यापार करेगी, उस चीजों को वो समाप्त कर दिया गया, एकाधिकार को। ब्रिटेन में काफी सारे कंपनियों के बीच तनाव हुए थे, तरह तरह के मसला, और भारत से काफी सारे रिपोर्ट जो है वो दर्ज हो रहे थे। उसके पीछे का बहुत बढ़िया कहानी है जो आपको चैप्टर के दौरान ही पढ़ाया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका 9 नंबर प्रश्न का सी सही है, 9वां का सी। अब हम देखें 10वां नंबर प्रश्न। तो 10वां आज का अंतिम प्रश्न है और लगभग सभी में उम्मीद रहता है कि जाते जाते आप एकदम ठीक कर दीजिए। तो चलिए बताने हैं, भारत में पहली रेल कहां तक चली, बताना है कहां से कहां तक चली। मुंबई से पुणे, मुंबई से थाने, मुंबई से कल्याण, मुंबई से खंडाला। बताइए कि भारत में पहली रेल कहां से कहां चली। ये याद रखेंगे, मुंबई से थाने सब लोग जानते हैं, लॉर्ड डलहौजी का समय था भारत में उस समय, और 1800 जो है वो 53 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच जो है लगभग 34-35 किलोमीटर के आसपास में ये गाड़ी चली थी। ठीक है, चली, पहली बार रेल चली, उसके बाद तमाम शहरों में चली। तो ये आपको 10 क्वेश्चन कराएं और 10 क्वेश्चन में बताइए कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए और कितने गलत। एकदम ईमानदारी से, न डरना है न लजाना है। चलिए ठीक है, बाकी मिलते हैं इसी तरह के कुछ अगले वीडियो सीरीज में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप अपने मित्रों के पास में शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके भाई बंधु आर्ट्स वाले कैंडिडेट होंगे उन पर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।